Hello students, once again welcome back to our YouTube channel एमोस्कायर एंड सिन्हा ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं प्रेजेंट हूँ आपके लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 4 लेकर के। सो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड टर्म्स को समझाया, ओके। एंड अब जो हम लोग मूव करने वाले हैं वो सम अनदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे मूव करने वाले हैं। तो कुछ अनदर टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शंस हैं अब उनका स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग द टॉपिक हियर सम अदर केमिकल रिएक्शंस। ओके गाइस, ये पार्ट 4 है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं स्टूडेंट्स, तो आप पहले का पार्ट जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, उस पर क्लिक करके जाके देख सकते हो, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सम अनदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में जो आपके थे उसमें से पहला था स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन था? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, मे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पहले मैंने इंडोथर्मिक बताया हो, जो जब मैंने फॉलो चार्ट बनाया था केमिकल रिएक्शंस के टाइप का उस समय, तो वो मैटर यहाँ पे उतना नहीं करता है स्टूडेंट्स। जो भी हो पहले बाद में यहाँ से फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक्सोथर्मिक है तो आप एक्सोथर्मिक देख लो, इंडोथर्मिक है तो इंडोथर्मिक देख लो। मैं सबको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाय वन करके। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शन in which heat is released in the form of प्रोडक्ट के साथ साथ आपको अगर हीट रिलीज होती है स्टूडेंट्स, देन इट विल बी कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल कई बार बच्चों को माइंड में ये रहता है कि सर क्या ये मुझे याद करना पड़ेगा? नहीं बाबू, बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस अपना थोड़ा सा माइंड का कंसंट्रेशन रखना है। कंसंट्रेशन क्या रखना है? एक्सोथर्मिक है मतलब रिएक्शन के बाद हमें हीट मिल रही है, तो आप अपना डेली लाइफ से सोचो ना कि ऐसा कौन सा रिएक्शंस होता है जिसमें आपको बाद में हीट मिलता है। बाद में हीट मिलने का मतलब आप जब किसी रिएक्शन को कराते हो उसके बाद हीट मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा आप गैस जलाते हो तब उसके बाद हीट मिलता है। जलने के बाद, जलने के पहले जो आप हीट देते हो वो थोड़ा सा एक चिंगारी के फॉर्म में देते हो जो लाइटर स्टिक करते हो, तो वहां तो बहुत कम आपने हीट दिया, तो वो हीट काउंटेबल नहीं होगा जितना कंपैरिजन में हम लोग को बाद में हीट मिलता है। तो स्टूडेंट, ऐसा एग्जांपल आप अपने माइंड से सोचो तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि गैस जब जलता है हमारा तो वो एक तरह से हमारे लिए हीट देता है, उसी तरह लकड़ी भी जब जलता है तो वो भी हमारे लिए हीट देता है। तो ऐसे कोई भी केमिकल रिएक्शंस अगर हम लोग बर्निंग टाइप वाला ले लें तो वो किसका एग्जांपल होगा? एक्सोथर्मिक का। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ एग्जांपल लिखता हूँ। देखो, तो एग्जांपल में मैंने लिखा CH4 जो कि मीथेन है, मीथेन गैस। अगर ये बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये बना देता है CO2 प्लस H2O एंड साथ में हमें देता है हीट। तो बिकॉज हमें हीट मिला प्रोडक्ट में तो कैसा रिएक्शन कहलाएगा? एक्सोथर्मिक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो था हमारा वो था इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके गाइस। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या कहा जाएगा? द केमिकल रिएक्शन in which heat is absorbed or taken to make the product। ओके गाइस, यहाँ प्रोडक्ट बनने के लिए ही हीट को पहले ही एब्जॉर्ब किया जाता है या पहले ही उसको
ले लिया जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक। तो आप सोचो कि ऐसा कौन कौन सा रिएक्शन है। तो आपको यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा आप दिमाग पे प्रेशर लगाओगे तो आपको याद आएगा बचपन वाला एग्जाम्पल। बचपन में जो पढ़े थे कि पेड़ पौधे के पत्ते फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनको फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए था स्टूडेंट्स? सनलाइट। सनलाइट के बिना वो जो है ग्लूकोज फॉर्म नहीं कर पाता था। तो वहाँ जो सनलाइट चाहिए वो सनलाइट हमारा क्या है? हीट का एक फॉर्म है। तो वहाँ हमें एनर्जी, हीट एनर्जी देना पड़ रहा है ताकि वो रिएक्शन हो सके। इसीलिए रात में पेड़ पौधे में कोई ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ दिन में होता है क्योंकि दिन में उसे हीट मिलता है। तो यहाँ इस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है। तो मैं इसके एग्जाम्पल में लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स कि जो पेड़ पौधों के बीच एग्जाम्पल होता है CO2 + H2O, और तब ये सनलाइट लेता है पहले ही, और देन आफ्टर ये फॉर्म करता है हमारा ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 ये बनाता है, और प्लस ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करता है। तो स्टूडेंट ये सनलाइट यहाँ एब्जॉर्ब हुआ एक तरह से। ओके, इन रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराने के लिए, इनको प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पे पहले से ही हीट का जरूरत हुआ। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। ओके गाइस, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट तरह के केमिकल रिएक्शन में। तो नेक्स्ट जो होता है हमारा तीसरा टाइप का रिएक्शन, उसको मैंने आपको बताया होगा शायद न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। आई होप सो यही मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कैसे रिएक्शंस को कहते हैं इसको जरा समझते हैं। तो स्टूडेंट न्यूक्लियोफिलिक का क्या मतलब हुआ? न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, अब फिलिक का मतलब बैकेंड, फिलिक का मतलब बैकेंड। ओके, दो वर्ड होता है, एक फिलिक और एक फोबिक। तो फिलिक का मतलब होता है यहाँ पे लव, और फोबिक का मतलब होता है ना, ये आप कह सकते हो एक तरह से डर। ओके स्टूडेंट्स, तो जब कभी भी हेट की बात हो या डर की बात हो तो उसमें फोबिक वर्ड लगता है। जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो हाइड्रोफोबिया का क्या मतलब? हाइड्रोफो का मतलब वाटर एंड फोबिया का मतलब डर। तो उस समय हम लोग को वाटर से डर लगने लगता है। ओके, तो यहाँ पे भी फोबिक और फिलिक दो वर्ड होता है। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में फोबिक लिखा हुआ है तो फोबिक का मतलब वहां उससे अपोजिट जाना है। ओके, जैसे अगर ये रहता है न्यूक्लियोफोबिक, मतलब न्यूक्लियस से वहां पे डर होता है। तो न्यूक्लियस से डर होने का मतलब कि न्यूक्लियस में कोई कंपोनेंट वहां एडेबल नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, बट ये न्यूक्लियोफिलिक है। तो न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस वाले पार्ट्स, फिलिक, फिलिक का मतलब यहाँ पे एडिशन होने वाला पार्ट, एडिशन यानी कि एक तरह से लव वाला पार्ट। लव में क्या होता है? एडिशन होता है। एंड हेट में क्या होता है? डाइवर्जन होता है ना। जैसे आप अपने फ्रेंड को हेट करते हो तो आपको और के फ्रेंड से क्या हो जाएगा? डाइवर्जन हो जाएगा। आपका फ्रेंड अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। और अगर आप अपने फ्रेंड को लव करते हो तो आप दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ साथ रहेंगे हमेशा, है ना स्टूडेंट्स। तो वो फिलिक वर्ड यहाँ ऐड करने को बताता है या लव को बताता है, एंड न्यूक्लियो वर्ड न्यूक्लियस वाले सब्सटेंसेस को बताता है। तो ऐसे कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस वाला कोई पार्ट ऐड होता हो, एंड न्यूक्लियस में कौन से सब्सटेंस होते हैं? पॉजिटिव नेचर वाले। तो कुल मिला के बात ये हो गया कि ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें कोई पॉजिटिव वाला टर्म ऐड हो रहा हो, तब हम लोग क्या कहेंगे गाइस? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो वी कैन डिफाइन इट द केमिकल रिएक्शन in which any positive substance, पॉजिटिव सब्सटेंस का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला सब्सटेंस, ओके गाइस, is added to any other chemical substance, then it is called न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। आप आगे लिख सकते हो देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक। मैं नहीं लिख रहा हूं बिकॉज आप इतना से समझ ही जाओगे। अब इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूं स्टूडेंट्स की एग्जांपल क्या होगा। तो जैसे आप एग्जांपल में देखो, मैं एक अल्कोहल ले रहा हूं C2H5OH, इसको इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। अगर इसमें सोडियम एटम इंसर्ट किया जाए तो सोडियम प्लस चार्ज के फॉर्म में इसमें इंसर्ट होता है, एंड ये बना देता है बाबू सोडियम इथेनॉल। क्या बना देता है? सोडियम इथेनॉल।
आप इसको सोडियम इथॉक्साइड भी बोल सकते हो। ये बना देता है यहाँ पे CH3 सॉरी ये बना देता है यहाँ पे C2H5ONA। इसको क्या कहा जाता है गाइस? सोडियम इथॉक्साइड। क्या कहा जाता है? सोडियम इथॉक्साइड। आप इन रिएक्शंस को याद रखिएगा। ये जो है आपका चैप्टर 4 में यूज होने वाला है। केमिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें यूज होने वाला है। ओके गाइस, तो इसको सोडियम इथॉक्साइड कहा जाता है एंड साथ में यहाँ क्या मिल जाता है? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस रिलीज हो जाता है। तो ये जो पॉजिटिव टर्म ऐड हुआ, पॉजिटिव टर्म, तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस किसको कहा जाता है? यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जब डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्जेस। अब फिलिक का मतलब अभी जस्ट मैंने बताया था ऐड या लव। ओके, मतलब कोई नेगेटिव टर्म ऐड होना इलेक्ट्रोफिलिक कहलाया जाएगा गाइस। तो इसका अपोजिट हुआ ये। आप कह सकते हो इसको डिफाइन करके कि द केमिकल रिएक्शन in which any negative substance का मतलब नेगेटिव चार्ज वाला सब्सटेंस, ओके गाइस, is added to any other substance, then it is called इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ओके गाइस, तब इसको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहा जाए। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफिलिक का एग्जांपल आएगा? एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। यहाँ पे है CH3Cl, इसको कहा जाता है मिथाइल क्लोराइड। क्या कहा जाता है गाइस? मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसके साथ अगर हम OH- ऐड कर दें, OH- जो कि एक नेगेटिव चार्ज वाला है, तो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफिलिक कहलाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला ऐड होने जा रहा है स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेगा? ये बना देगा CH3OH एंड क्लोरीन को रिमूव कर देगा। तो इस तरह से ये जैसे ही फॉर्म हुआ तो ये कहला जाएगा मीथेनॉल। क्या बन जाएगा? ये मीथेनॉल, जो कि एक तरह का अल्कोहल का ही पार्ट है। जैसे ये इथेनॉल था, ये हमारा इथेनॉल था, उसी तरह वो मीथेनॉल। और इथेनॉल एक्चुअल शराब होता है, इसका यूज स्पिरिट वगैरह में भी होता है ना। और मिथेनॉल जो है वो गैसियस फॉर्म में होता है, ये स्पिरिट फॉर्म में नहीं होता बल्कि गैसियस फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स। एंड इसका भी यूज किया जाता है अल्कोहलिक टाइप के सब्सटेंस में। ओके, इवन बंसन बर्नर टाइप के भी सब्सटेंस में इसको यूज करते हैं, जो बर्नर्स होता है गैस वाला, उसमें भी इसका यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने क्या देखा कि एक केमिकल रिएक्शन में कोई पॉजिटिव टर्म ऐड हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एक में नेगेटिव ऐड हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। एंड लास्ट जो हमारा बच जाता है पांचवा टाइप, जो मैंने बताया था चार्ट फॉलो चार्ट, उसके अकॉर्डिंग जो पांचवा टाइप बच जाता है स्टूडेंट्स, वो बच जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बच जाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ एक कंपाउंड दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके उसके जगह रिप्लेस हो जाता है। सब्स्टिट्यूट करना मतलब उसके जगह रिप्लेस हो जाना। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस पे दूसरा सब्सटेंस रिप्लेस हो रहा हो, देन इट विल बी कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप एक तरह से कह सकते हो कि इट इज काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ही तरह है, इसलिए मैं इसको अलग से फिर और डिटेल्स ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको बता रखा है। तो ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही होता है कि एक को डिस्प्लेस करके अपना पोजीशन फिक्स कर लेना। लेकिन ये इसलिए इसका अलग नेम है बिकॉज ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं। दैट मीन्स जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का स्टडी करते हो तब इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू नाउ। अब जब हम लोग ये सारे टाइप्स को स्टडी कर लिए हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस थे उनको हम लोगों ने देख लिया है, ओके, तो अब हम लोग यहाँ से आगे मूव करते हैं एंड हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो है हमारा बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शंस को या केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। ओके गाइस, सो इसको मैं इरेज करता हूं, यू कैन टेक अ स्नैपशॉट। So guys, the next topic is balancing a chemical reaction. Okay,
तो बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन के पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें यहाँ पे कि हम लोग पहले केमिकल रिएक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जितने केमिकल इक्वेशंस होते हैं दो पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। उनमें नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे, तो नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे जब केमिकल इक्वेशंस को दो पार्ट में बांटा जाता है गाइस, तो इसका एक पार्ट होता है बैलेंस्ड, एक पार्ट क्या हो जाता है बैलेंस्ड, और एक पार्ट हो जाता है अनबैलेंस्ड। ओके गाइस, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों में इक्वल अमाउंट है, तो उसको कहा जाएगा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, जिनमें रिएक्टेंट्स वाले सारे कंपोनेंट प्रोडक्ट्स में भी हैं तो उनको कहा जाएगा बैलेंस्ड, और जिसमें ऐसा नहीं है उसको कहा जाएगा अनबैलेंस्ड। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप एग्जांपल से समझो। एक NaCl लिया मैंने, और NaCl के साथ एक कंपाउंड हम ले लेते हैं H2O। तो ये जो फॉर्म होता है हमारा, ये फॉर्म होने वाला, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है स्टूडेंट। आपको याद होगा कि ये HCl प्लस NaOH से बना था। तो इसके दोनों साइड आप कंपेयर करके देखो, हर चीज आपको इक्वल मिले, तब इसको कहा जाएगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन यहाँ 1 है, तो इधर साइड भी हाइड्रोजन कितना है, सॉरी हाइड्रोजन इधर 2 है स्टूडेंट्स, 1, और ये 1 2, तो इधर भी कितना है 2। सोडियम यहाँ पे 1 है, 1, तो यहाँ पे भी सोडियम कितना है 1। इधर फिर सोडियम के अलावा क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे भी बाबू ऑक्सीजन 1 है, क्लोरीन 1 है। तो हर चीज यहाँ पे इक्वल मिला, दोनों ही साइड, LHS पार्ट में भी और RHS पार्ट में भी, मतलब रिएक्टेंट पार्ट में भी एंड प्रोडक्ट पार्ट में भी। तब इसको बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहेंगे। और अनबैलेंस जिसमें दोनों साइड अनइक्वल हो। ओके गाइस, अनइक्वल का भी मैं एक एग्जांपल रखता हूं आपके सामने। तो अनइक्वल का एग्जांपल हो गया हमारा H2 plus Cl2 gives HCl। देखिए अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 2, राइट हैंड साइड में कितने हैं 1, क्लोरीन कितने हैं 2, इधर क्लोरीन कितने हैं 1। तो गाइस इस तरह से ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो हम लोगों को इसे बैलेंस करना होता है, और यही टॉपिक हमने लिया है, बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं इसके बारे में। ओके, तो बैलेंस करने का जो हमारा मेथड्स है वो यहाँ 2-3 है, लेकिन पहले हम लोग कैसे करते हैं ये सीखते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन we make the multiple of its molar value, इसके मोलर वैल्यू को हम लोग मल्टीपल फॉर्म में ले आते हैं, तब जाके ये बैलेंस होता है। मोलर वैल्यू का क्या मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स, मोलर वैल्यू का मतलब देखिए, जैसे हाइड्रोजन H2 है और O2 है जो कि आपका H2O बनाता है, तो यहाँ पे ये इसका मोलर वैल्यू हुआ कि ये 1 मोल है, ये भी यहाँ पे 1 मोल है, और ये भी यहाँ पे कितना मोल है गाइस 1 मोल। तो ये अभी लेकिन बैलेंस्ड नहीं है, मोलर वैल्यू 1 है, मोलर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है। जब आप इसको बैलेंस करते हो स्टूडेंट, तो आप सब लोग जानते हो कि इसमें क्या करोगे, आप लोग यहाँ 2 लगा दोगे, यहाँ 2 लगा दोगे, हो गया बैलेंस, यही आप कहोगे। अब बैलेंस होने के लिए तो देखो यहाँ पे ये मोलर वैल्यू में मल्टीप्लाई करके हुआ, यहाँ पे जब भी आप नंबर ये पुट करते हो तो ये नंबर मोलर वैल्यू बताता है। अब ये कितना मोल हो गया 2 मोल हो गया, ये कितना मोल है 1 ही मोल रह गया, इसमें कोई नंबर नहीं लगा तो ये 1 मोल ही है, और ये फिर से कितना मोल हो गया हमारा 2 मोल हो गया। तो ये पहले वाला डाटा खत्म। अब ये 2 मोल प्लस 1 मोल मिलके 2 मोल बना रहा है गाइस। तो ये मोलर वैल्यू में मल्टीपल बना करके बैलेंसिंग होता है। आप इसमें ये नहीं कर सकते हो कि इधर 2 मल्टीप्लाई करने के बजाय आप यहाँ पे 2 क्यों नहीं कर देते हो, यहाँ पे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करते हो। ओके गाइस, क्यों? क्योंकि हमें मोलर वैल्यू में ही हमेशा मल्टीपल करना होता है। अगर हम लोग ऐसे मल्टीपल करेंगे तो वो कंपाउंड ही कुछ और बन जाएगा, और अगर कंपाउंड कुछ और हो जा रहा है तो हमारा वो केमिकल रिएक्शन इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए जब भी आप बैलेंस करोगे तो नंबर्स जो आपको लिखना है, मल्टीपल्स जो आपको बनाना है, वो मोलर वैल्यू में बनाना है। ओके गाइस, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं कि बैलेंस करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, इसके मेथड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं।
तो मेथड्स में है गाइस, सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली अपने मन से कुछ नंबर्स वगैरह पुट करते हैं एंड पुट करके बैलेंस करते हैं, जैसे आप अभी तक करते आ रहे हो। और सबसे इजी मेथड स्टूडेंट्स यही होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग रैंडमली अपने मन से पुट करते हैं, जैसे आपका H2 प्लस Cl2 यही है आपका 2HCl वाला कंपाउंड ये जो है। तो आप रैंडमली सोचते हो कि यहाँ 2 है तो इसका में 2 लगा देते हैं, शायद बैलेंस हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा, है ना। तो इसी चीज को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड हुआ गाइस। दूसरा जो मेथड होता है हमारा वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके तब दोनों को बैलेंस किया जाता है, दोनों सब तरह के सब्सटेंसेस को। तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहते हैं। एंड जो तीसरा मेथड है हमारा स्टूडेंट्स वो है पार्शियल इक्वेशन मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इक्वेशंस को पार्शियली दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, बांट देते हैं। तो जब इक्वेशन 2 पार्ट में बढ़ जाता है तो कोई इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, एंड स्मॉल हो जाने की वजह से वो जल्दी बैलेंस हो जाता है। तो गाइज हम लोग को जो क्लास 10th में स्टडी करना है वो ओनली हिट एंड ट्रायल मेथड का करना है। एंड इसको आप अच्छे से जानते भी हो कि हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या है, दोनों ही तरफ नंबर ऑफ एटम्स मिलाना है हर सब्सटेंस का। ओके, एंड मिलाने के बाद कुछ मल्टीपल रखते जाना है, मल्टीपल रखते वो इक्वल आ गया तो वहीं पे छोड़ दो, अगर नहीं इक्वल आया तो और ट्राई करते रहो, बिकॉज ये हिट एंड ट्रायल मेथड ही तो है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आप ऑलरेडी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। और बात रही इन दोनों का, तो इन दोनों को मैं सबसे अंतिम वाले वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं ये नहीं बताऊंगा बिकॉज ये 10th में है नहीं। और आप लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका सिलेबस मैं पीछे लेके चल रहा हूँ, अभी तो आप काफ़ी पीछे हो। ओके, अभी हम लोग को एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में होना चाहिए, बट अभी हम लोग पीछे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड का 1-2 एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद फिर आगे मूव कर जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि कोरोजन एंड रेसिडिटी है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग उस टॉपिक पे मूव कर लेंगे। और जैसा अगर आपका डिमांड रहा, आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइएगा कि आपको क्या ये मेथड्स चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा, अलग से एक पार्ट मैं दे दूंगा उसका भी, और आप इन दोनों मेथड्स को भी सीख लोगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी एंड पार्शियल इक्वेशन मेथड भी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अभी हम बस हिट एंड ट्रायल मेथड को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो इस एग्जांपल में देखिए मैंने क्या लिया है, मैंने ले लिया है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड है, प्लस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक अनदर कंपाउंड Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। एंड देन आफ्टर ये रिएक्ट होगा तो सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट कर लेगा, बना देगा सोडियम क्लोराइड, एंड एल्यूमिनियम सल्फेट से करेगा तो Al2SO4 का होल थ्राइस बना देगा। ठीक है गाइस, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया। अब हिट एंड ट्रायल मेथड हमें क्या करता है कि दोनों साइड इसको बैलेंस करके देखना है। तो देखना है तो पहले देखेंगे कि इधर Al कितना था, तो इधर Al 1 है, क्लोरीन 3 है, सोडियम 2 है और SO4 यानी कि सल्फेट 1 है। जबकि इस साइड अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना, पहले एल्यूमिनियम को ही कंपेयर करते हैं तो एल्यूमिनियम 2 है। तो गाइस पहला ही डाटा देखो यहाँ पे क्या है, अनइक्वल है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में यहीं से शुरू हो जाता है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, हो सकता है इक्वल हो जाए, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये हिट एंड ट्रायल मेथड हुआ। बट अभी बैलेंस हुआ कि नहीं पता, तो क्या करेंगे, ये डाटा फिर से क्रिएट करेंगे कि अब कितना कितना हुआ। तो अब फिर से डाटा क्रिएट करते हैं। तो एल्यूमिनियम 2 हो चुका है, क्लोरीन यहाँ 2 आगे एटम होने के कारण 2 3 6 हो चुका है। ओके, सोडियम में कोई चेंजिंग नहीं है, 2 ही है क्योंकि इसके आगे मैंने कोई नंबर नहीं लगाया। सल्फेट वहां मेरा 1 ही है, SO4 1 है। SO4 की बात मैं कर रहा हूँ, SO4 ये पूरा इसकी बात, तो ये 1 ही है। यहाँ पे SO4 कितना है, देखो SO4 पूरा 3 है, और सिर्फ O को मत देख लेना, O 4 है, यहाँ O 4 है, लेकिन SO4 कितना है तो 1 है, क्योंकि इसके आगे यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है, आगे यहाँ 1 2 कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मतलब 1 है। ओके गाइस, तो इधर का डाटा ऐसा मिला। उधर वाला डाटा आप देखते हैं कि क्या बैलेंस हो गया है क्या नहीं हुआ है। तो एल्यूमिनियम तो 2 था, चलो ये दोनों मिल गया, ठीक है।
आगे देखते हैं, क्लोरीन इधर 6 हो चुका है, यहाँ पे कुछ उपाय ही नहीं है, यहाँ तो क्लोरीन अभी तक एक ही है। तो अब क्या करेंगे गाइस, आप साफ देख सकते हो कि इस बार क्लोरीन में इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इधर मैंने पुट कर दिया 6, यही हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है, ठीक है। कभी इधर पुट करना, कभी उधर पुट करना, और पुट करके देखते जाना। तो हर स्टेप में जब आप पुट करोगे तो फिर से ये डाटा इरेज हो जाएगा, और इरेज होके फिर से ये डाटा दिखा जाएगा कैलकुलेट करके। तो अब फिर से देखते हैं, तो यहाँ एल्युमिनियम 2 है, क्लोरीन 6 है, सोडियम 2 है, SO4 1 है। इधर मिलाते हैं गाइस, तो एल्युमिनियम 2 हो गया है, क्लोरीन भी 6 हो गया है, बट ये सोडियम भी 6 हो गया। सोडियम भी कितना हो गया स्टूडेंट्स, 6। ओके, तो अब सोडियम 6 हो गया, तो इसलिए इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ताकि ये 6 हो जाए, है ना। तो इधर भी मैंने ये 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया स्टूडेंट्स। तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये भी 6 हो गया, तो जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो ये डाटा फिर इरेज हो जाएगा, एंड फिर इरेज होकर के फिर से आप इसमें पुट करोगे कि अब कितना कितना है। तो अब लास्टली देखते हैं स्टूडेंट्स बैलेंस हुआ कि नहीं। एल्युमिनियम 2, क्लोरीन 6, सोडियम हो गया 3 2 6, एंड सल्फर हो गया, सल्फेट भी 3। अब इधर देखते हैं स्टूडेंट्स, इधर एल्युमिनियम है 2, क्लोरीन है 6, सोडियम है 6, एंड SO4 कितना है, तो SO4 हो गया 3। आप देख रहे हो, अब हो गया दोनों इक्वल, यस हो गया। तो यही हिट एंड ट्रायल मेथड है, कुछ पुट करते जाओ, देखते जाओ बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ओके गाइस, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है गाइस, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड साथ ही साथ अगर इन दोनों मेथड्स को आपको सीखना है तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर इसका एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं जरूर बना दूंगा उसके लिए। ओके, एंड स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हम लोग को कोरोजन वगैरह स्टडी करना है कि कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, क्योंकि चैप्टर में इतना ही मेनली है स्टडी इसके बारे में। ओके, तो कोरोजन एंड रेंसिडिटी का हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको स्क्रीन पे मैं कुछ केमिकल रिएक्शंस दे रहा हूं, इन केमिकल रिएक्शंस को आपको बैलेंस करके देखना है घर पे। अगर आपसे बैलेंस हो जा रही है तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ आपसे बैलेंस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। हिट एंड ट्रायल मेथड से कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में। कोरोजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है, एंड कैंडल फ्लेम के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि कैंडल फ्लेम का भी थोड़ा सा स्टडी आपको करना है। ओके, तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। तब तक आप लोग घर पे ही रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें, हमारा वीडियोस देखते रहें, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।